सोचो, रात के -30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में चारों तरफ सिर्फ बर्फ, हवा इतनी तेज कि खड़े रहना मुश्किल, और उस बीच 9 एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर्स जो पहाड़ों के एक्सपर्ट थे, अचानक अपना टेंट अंदर से चाकू से फाड़ देते हैं। नहीं, बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने खुद अपने सेफ टेंट को डिस्ट्रॉय किया। फिर वो बिना जूते, बिना प्रॉपर कपड़ों के सीधे मौत जैसी ठंड में भागते हैं। क्यों? सुबह जब उनकी लाशें मिली, किसी की आंखें नहीं थीं, किसी की जीभ गायब थी, एक की खोपड़ी अंदर से चकनाचूर थी, लेकिन बाहर कोई चोट नहीं। और सबसे अजीब बात, उनके कपड़ों में रेडिएशन मिला। ना कोई जानवर, ना कोई साफ फुटप्रिंट्स, ना कोई साफ एक्सप्लेनेशन, बस एक सवाल। उस रात उस बर्फीले पहाड़ पर ऐसा क्या हुआ जिसने 9 समझदार इंसानों को पागलों की तरह मरने पर मजबूर कर दिया? और जब आप अंत तक पहुंचोगे तो शायद आपको लगे कि वो लोग भाग नहीं रहे थे, बल्कि किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे जो इंसानी नहीं थी। जनवरी 1959 में 10 लोग एक डेंजरस एक्सपेडिशन पर निकलते हैं। ये कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं था, ये यूएसएसआर की सबसे कठिन कैटेगरी थी, जहां सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोग ही जाते हैं। उनके लीडर थे इगोर दियात्लोव, एक डिसिप्लिन्ड और रिस्पेक्टेड ट्रैकर जिसने इस पूरे मिशन को प्लान किया था। ये लोग कॉन्फिडेंट थे, ट्रेंड थे, और उन्हें लगता था कि वो हर सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहीं से एक गलती शुरू होती है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है, और नेचर ऐसी जगह है जहां एरोगेंस की कीमत हमेशा भारी होती है। इस एक्सपेडिशन में एक और इंसान था, यूरी यूडिन। वो भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ निकला था, लेकिन कुछ दिन बाद उसे हेल्थ इश्यूज होने लगे, जॉइंट्स में दर्द, वीकनेस, और वो वापस लौट गया। उस समय ये एक छोटा सा डिसीजन लगा होगा, लेकिन वही डिसीजन उसे इस पूरी कहानी का एक लौता सर्वाइवर बना देता है। अगर वो उस दिन वापस नहीं लौटता तो आज उसका नाम भी उन 9 लोगों के साथ लिया जाता। यहाँ एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। सर्वाइवल हमेशा स्ट्रेंथ या ब्रेवरी पर डिपेंड नहीं करता। कभी कभी सर्वाइवल एक छोटी सी कमजोरी पर डिपेंड करता है, जो तुम्हें उस जगह से बाहर निकाल देता है जहां बाकी सब फंस जाते हैं। बाकी 9 लोग आगे बढ़ते हैं। वो डायरीज लिखते हैं, फोटोज लेते हैं। उनकी डायरी एंट्रीज में कोई डर नहीं दिखता। वो लिखते हैं कि मौसम बिगड़ा हुआ है, लेकिन मैनेजेबल है। वो मजाक करते हैं, खाना खाते हैं, और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उनकी लास्ट फोटोज में वो हंस रहे हैं, जैसे सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल हो। और यही इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है, क्योंकि इंसान को सबसे खतरनाक मोमेंट वही लगता है जो नॉर्मल दिखता है। ब्रेन हमें हमेशा सेफ फील कराता है, जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। 31 जनवरी तक वो लोग माउंटेन रीजन में पहुंच जाते हैं, और 1 फरवरी को वेदर अचानक ख़राब हो जाता है। विजिबिलिटी कम हो जाती है, और वो रास्ता थोड़ा भटक जाते हैं। अब उनके सामने एक चॉइस होती है,
या तो वो नीचे फॉरेस्ट एरिया में जाकर कैंप लगाएं, जहां पेड़ों की वजह से हवा कम होगी और प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा, या फिर वो स्लोप पर ही कैंप लगाएं जहां एक्सपोजर ज़्यादा है। उन्होंने स्लोप चुना। ये डिसीजन लॉजिकली गलत नहीं था, ये कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। लेकिन नेचर के सामने कॉन्फिडेंस भी कभी कभी सबसे भारी गलती बन जाता है। यही वो पॉइंट है जहां उनकी किस्मत में मौत लिख दी गई थी। रात होती है, वो टेंट सेट करते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और फिर कुछ होता है, किसी को आज तक नहीं पता क्या, लेकिन जो क्लूज मिले हैं वो बताते हैं कि सिचुएशन अचानक बनी, लेकिन कोई पैनिक नहीं हुआ। टेंट अंदर से काटा गया। इसका मतलब है कि उन्हें बाहर जाने की अर्जेंसी थी, लेकिन अंदर ऐसा क्या था, उसका कोई एविडेंस कभी नहीं मिला। फुटप्रिंट्स बताते हैं कि वो भागे नहीं, वो धीरे धीरे चले। इसका मतलब है कि उनका डर अनकंट्रोल्ड पैनिक नहीं था, बल्कि एक खामोश डर था। एक ऐसा डर जिसमें इंसान चिल्लाता नहीं, बस बातें मानता जाता है, जैसे बॉडी किसी इनविजिबल कमांड को फॉलो कर रही हो। और जब कई दिनों तक वो वापस नहीं लौटे तो एक सर्च टीम उनकी खोज में भेजी जाती है, और फिर पूरा सीन लेयर्स में खुलता है। पहले 2 बॉडीज एक पेड़ के पास मिली, शरीर पर लगभग कोई कपड़ा नहीं। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी। इसका मतलब है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिव था, वो जीना चाहते थे। फिर 3 बॉडीज टेंट की तरफ वापस जाते हुए मिली। इसका मतलब है कि उन्हें एहसास हुआ कि बाहर आना गलती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर दिल दहला देने वाली बात हुई। 4 बॉडीज एक खाई में, जिनकी हालत नॉर्मल नहीं थी। उनकी खोपड़ी और पसलियां ऐसे टूटे थे जैसे किसी भारी फोर्स ने इम्पैक्ट किया हो, लेकिन बाहर कोई चोट नहीं थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये इंजरीज किसी कार क्रैश जैसी फोर्स से हो सकती हैं, लेकिन वहां कोई क्रैश नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि फोर्स विजिबल नहीं थी, लेकिन उसका असर असली था। कुछ कपड़ों में रेडिएशन ट्रेसेस भी मिले, जो इस मिस्ट्री को और गहरा कर देते हैं, क्योंकि एक सिंपल ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में रेडिएशन का होना लॉजिकली फिट नहीं बैठता। कुछ लोगों ने आसमान में ऑरेंज ग्लोइंग लाइट्स भी देखी थी, जिससे थ्योरीज और बढ़ गई। कुछ एक्सपर्ट्स ने अवलांच यानी भारी बर्फ गिरने की थ्योरी दी, लेकिन वहाँ एवलांच के क्लियर साइंस नहीं मिले। कुछ ने इंफ्रासाउंड थियरी दी कि हवा ने ऐसी साउंड वेव्स क्रिएट की जिससे उनका ब्रेन डिस्टर्ब हुआ, लेकिन वो शरीर पर लगी चोटों को एक्सप्लेन नहीं करती। कुछ ने मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का शक जताया कि शायद कोई सीक्रेट टेस्ट हुआ हो, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला। और फिर बचती है एक पॉसिबिलिटी जिसे साइंस ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन कंप्लीटली रिजेक्ट भी नहीं कर पाता, कि शायद वहाँ उस रात कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। ऑफिशियल रिपोर्ट ने आखिर में सिर्फ इतना कहा, अननोन कंपेलिंग फोर्स। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक्सेप्ट करता है कि कुछ हुआ था, लेकिन ये भी मानता है कि
वो उसे समझ नहीं पाए। और यही इस कहानी को डिस्टर्बिंग बनाता है, क्योंकि इंसान को हर चीज़ का जवाब चाहिए, लेकिन यहाँ कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल था। और वही सवाल इस कहानी को जिंदा रखता है। और अब अगर हम सारी चीज़ों को जोड़ें तो एक पैटर्न दिखता है। सडन लेकिन कंट्रोल्ड एस्केप, इनविजिबल लेकिन पावरफुल फोर्स, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिव लेकिन इनफेक्टिव। ये सब मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं जहां लॉजिक और डर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और जब ऐसा होता है तो इंसान सबसे ज़्यादा अनसेफ हो जाता है। शायद वो लोग भाग नहीं रहे थे, शायद वो किसी चीज़ से दूरी बना रहे थे जो उनके बहुत करीब आ चुकी थी। शायद वो उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन महसूस कर सकते थे। और कभी कभी महसूस किया हुआ डर देखे हुए डर से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। और अंत में सबसे डिस्टर्बिंग थॉट यही है, उन्होंने टेंट इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि बाहर कुछ था, उन्होंने टेंट इसलिए छोड़ा क्योंकि जो अंदर था वो उनसे सहा नहीं जा रहा था। और अगर तुम उस रात उस टेंट में होते और तुम्हें भी वही एहसास होता कि तुम अकेले नहीं हो, तो तुम क्या करते? बाहर भागते या उसी अंधेरे के साथ अंदर रुकते?